नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। जैसे कि मेरे साथी जानते हैं, हमारे इस चैनल पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सीसीए रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको जो भी उससे ऑथेंटिक जानकारी हो वो आपको प्रदान करूं। साथियों, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी 11 मई को, उसके आंसर की और कट ऑफ भी आ चुका है। बहुत से लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, पर कोई बात नहीं। तो इसी सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स में देखा। उसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर आपके सारे क्वेरीज़ को मैं पूरा कर सकूँ। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप जैसे हम जैसे कई और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरीली रेंज बिटवीन। ये जो बिड सिक्योरिटी अमाउंट होती है, ये इसकी रेंज कितनी होती है जनरली? तो इसका सही आंसर है 2 to 5%। 2 से 5% तक ये बिड सिक्योरिटी अमाउंट्स ली जाती है, होती है। हमारा अगला सवाल, बिड सिक्योरिटी में बी एग्जम्प्टेड फॉर। ये जो अभी हमने देखा 2 से 5% बिड सिक्योरिटी अमाउंट होती है, पर ये किसको एग्जम्प्ट की जाती है? एग्जम्प्ट कर देना मतलब जिनको नहीं ली जा सकती है या नहीं लेते हैं। तो एक होता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, और दूसरा होता है सप्लायर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल परचेस ऑर्गेनाइजेशन। सीपीओ से अगर कोई रजिस्टर्ड है या कोई कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का है, जैसे खादी ग्राम उद्योग हो गया या जेल विभाग हो गया, इनका अगर कोई डिपार्टमेंट है तो इनसे सिक्योरिटी अमाउंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अगला सवाल, द बिड सिक्योरिटी इज नॉर्मली टू रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो बिड सिक्योरिटी ली जाती है, बिड सिक्योरिटी टेंडर के लिए जो एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है 2 से 5%, ये कितने दिन के लिए वैलिड होता है? तो ये वैलिड होता है 45 डेज के लिए। 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बिड, ये ध्यान रखना है। जो बीड फाइनल हो गई उसके 45 दिन बाद तक ये वैलिड होता है। हमारा अगला सवाल, बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न टू देम एट द अर्लीस्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी एंड लेटेस्ट ऑन और बिफोर। अगर किसी की बिड, किसी ने बिड में पार्टिसिपेट किया और वो अनसक्सेसफुल हुआ, दूसरे को टेंडर मिल गया, तो ऐसे समय में जो उसने एक बिड सिक्योरिटी अमाउंट जमा की हुई होती है, वो उसको कितने दिन बाद देते हैं? तो जो पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज, ही विल गेट बैक हिज बिड सिक्योरिटी अमाउंट। उसको उसका बिड सिक्योरिटी अमाउंट 30 दिन के बाद मिल जाएगा। हमारा अगला सवाल, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड इन द बिड डॉक्यूमेंट्स। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, अब जैसे हम लोग एसी लेते हैं, कई विभागों में कंप्यूटर लिए जाते हैं, तो इसके बाद में उनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रखी जाती। नहीं तो उसका कंप्यूटर उसने हमारे यहाँ पे लगाया, उतने दिन तो काम करेगा, बाद में नाटक हो जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसी स्थिति में उसका एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रखा जाता है। तो वो कितना होता है? तो वो होता है 5 से 10%, 5 to 10%। हमारा अगला सवाल, पीरियड फॉर विच परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। ये जो भी पीरियड है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, कितने दिनों का वैलिड होता है? अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अमाउंट 5 से 10% होती है, तो इसका पीरियड कितने दिन का होता है? कितने दिनों तक वो पैसे रोक के रख सकते हैं हम लोग? तो इट इज 60 डेज, मतलब 60 दिनों तक वो पैसा उसका रोका जा सकता है, 5 से 10% पैसा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पे। हमारा अगला सवाल, एडवांस पेमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी मेड इन केसेस एडवांस पेमेंट डिमांडेड। अगर कोई प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के मामले में एडवांस मांगता है, तो किस केस में उसको एडवांस दे सकते हैं? तो वो होता है बाय फर्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जिन कंपनी को हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उन लोगों को एडवांस दिया जा सकता है। अब ये मेंटेनेंस का द मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट। जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो मेंटेन करते हैं कंप्यूटर को, एसीज को, उनको एडवांस दिया जा सकता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विस के अंतर्गत। हमारा अगला सवाल,
इन केस ऑफ एडवांस टू प्राइवेट फर्म्स, ये ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है। प्राइवेट फर्म्स इट शुड नॉट एक्सीड, अगर किसी को हमने मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसको कितना एडवांस दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो द एडवांस वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30% तक उसको एडवांस दिया जा सकता है। समझ लो अगर आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000 रुपए का है तो उसको 30,000 रुपए तक का एडवांस दे सकते हैं। पर अगर ये गवर्नमेंट का रहा तो ये अगले स्लाइड में देखिए। और दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम पे रहेगा, तो कोशिश करता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको वो वीडियो दे पाऊँ। एनपीएस पे वो वीडियो रहेगा कि एनपीएस में पैसा इन्वॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। In case of advance to a state or central government agency or a public sector undertaking, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो एडवांस की कॉस्ट 10% से बढ़ जाती है, उसको 40% तक का एडवांस हम दे सकते हैं। अगर हमने एसी या क्या कहते हैं उनको, प्रिंटर्स या कंप्यूटर्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिए होंगे तो उसको 40% तक का मेंटेनेंस का काम अगर उनको दिया होगा तो 40% तक का उनको एडवांस दे सकते हैं। अगला सवाल, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ एडवांस शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर। हाँ, अब ये 40% तक की तो अमाउंट दे सकते हैं, पर ये उसमें एक सेकंड क्लॉज है, वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का जो पेमेंट होगा उतना उसको दे सकते हैं। 6 मंथ्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने से ऊपर, मतलब समझ लो किसी को 1,00,000 रुपये महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए तक का एडवांस दे सकते हैं। उसका एनुअल बिल बनेगा 12 लाख रुपए, पर यहाँ 40% हो रहा है, तो 6 लाख के 40% होते हैं 6 चौक 24, 2,40,000 ही होते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2,40,000 या 6 महीने तक का एडवांस उसको दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल, Ministries or departments of the central government may relax the ceilings, including percentage laid down for advance payment for private firms in consultation with। अगर ये डिपार्टमेंट ने अगर डिसाइड किया कि भाई किसी को जो एडवांस का सीलिंग है 40% का, इसको रिलैक्स करना है, तो ये किससे बात करके रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये बात करके रिलैक्स कर सकते हैं देयर फाइनेंशियल एडवाइज़र। हर विभाग का अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, उनसे बातचीत करके वो जो सीलिंग अमाउंट है 40% का उसको रिलैक्स किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स देखना है। इफ अ फर्म कोट्स नील चार्जेस और कंसिडरेशन द बिड शैल बी गिवन प्रायोरिटी एंड बी ट्रीटेड एज लोएस्ट वन एज इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू द स्टेट। अगर समझ लो किसी कंपनी ने लिखा कि हम फ्री में करके देंगे, नील चार्जेस लिख के भेजे, तो क्या उनको बिड दे देते हैं? नहीं। तो ये उपरोक्त वाक्य फॉल्स है, इसका सही जवाब है फॉल्स। मतलब उपरोक्त वाक्य झूठ है, क्योंकि अगर किसी ने नील करके लिख के दिया है तो हम उसको टेंडर नहीं देते, लोएस्ट बिड को देंगे पर उसको नहीं दे सकते। इन केस द परचेस कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू परचेस और रिकमेंड द प्रोक्यूरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेस कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केसेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्यूरमेंट एक्सीड। अब अनेक विभागों में प्रोक्यूरमेंट कमेटी, परचेस कमेटी बनाई जाती है। अगर वो टेंडर वैल्यू जो सामान खरीदना है उसकी वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस कमेटी के किसी भी मेंबर से नहीं मिल सकता। मतलब अगर टेंडर से रिलेटेड व्यक्ति है तो उससे नहीं मिल सकता, नहीं तो कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी, कमीशन डिसाइड हो जाएगा और वो टेंडर वो दे सकेंगे किसी को भी। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए उसको रोक दिया जाता है मिलना। और अगला सवाल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, disclosure by the bidder of any previous transaction made in respect of code of integrity with any entity in any other country during the last 5 years of being debarred by any other procuring entity। मतलब किसको अगर दूसरे किसी देश में डिबार कर दिया गया होगा 5 साल पहले तक, तो क्या उसको टेंडर लेते हुए 5 साल का रिकॉर्ड देना जरूरी है? नहीं। तो इसका सही आंसर है इट इज फॉल्स, उसको कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं होती। हमारा अगला सवाल, सर्विसेज टिपिकली इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट और स्ट्रेटेजिक एडवाइस इज कॉल्ड। जो स्ट्रेटेजिक एडवाइस देते हैं या एक्सपर्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विसेज को क्या कहते हैं? तो उनकी सर्विसेज को कहा जाता है कंसल्टिंग सर्विसेज, वो कहलाती है कंसल्टिंग सर्विसेज। हमारा अगला सवाल, प्रिपरेशन ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कंसल्टेंट मे बी डन on the basis of formal or informal inquiries from other ministries or departments or organizations
involved in similar activities, chambers of commerce and industry, association of consultancy firms, where the estimated cost of the consulting service is up to rupees. जिस कंसल्टिंग सर्विस के टेंडर की वैल्यू अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो उस समय में कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंसी फर्म, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से डिस्कस करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है। हमारा अगला सवाल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शुड बी सॉट वेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज इज अबाउट 25 लैक्स। अगर 25 लाख से ऊपर तक का कंसल्टिंग सर्विसेज का चार्जेस अगर हो रहा है तो वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। हमारा अगला सवाल, द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3। अगर आपने कोई कंसल्टेंट शॉर्टलिस्टेड किए तो 3 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 3 होने ही चाहिए। अगला सवाल, RFP स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये कई बार हम किसी विभाग को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अपना प्रपोजल भेजिए, तो वो कहलाता है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। हमारा अगला सवाल, टेक्निकल बिड्स शुड बी एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड बाय अ। टेक्निकल बिड्स जो होती है उसको एनालाइज और इवैल्यूएट करने का काम कौन करता है? तो उसको इवैल्यूएट करने का, एनालाइज करने का काम करता है CEC, कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमिटी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की एक CEC होती है। कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी जो होती है वो फाइनल करती है कि किसको टेक्निकल बिड्स का वो एनालिसिस करती है कि सही से बिड दी गई है कि नहीं। यह हर विभाग की अपनी एक CEC होती है। हमारा अगला सवाल, QCBS स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशंस आते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर ऐसे कोई एब्रीविएशंस आते हैं तो थोड़ा अपना सद्विवेक बुद्धि का प्रयोग करिएगा और इसका आंसर दीजिए। QCBS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। हर विभाग में ये दोनों चीज़ें देखी जाती है, क्वालिटी प्लस कॉस्ट। सरकारी विभाग में कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब देखने का जो काम होता है वो कहलाता है QCBS। हमारा अगला सवाल, द वेटेज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स इन शॉर्ट नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स इन नो केस शुड एक्सीड। टेक्निकल पैरामीटर्स का जो वेटेज है वो 80% से ज़्यादा नहीं होता है। हमारा अगला सवाल, services which involve physical, measurable, deliverable outcomes where performance standards can be clearly identified and consistently applied are classified as non-consulting services। जिसका परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, जिसमें फिजिकल बातें आ रही हैं, जिसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। और हमारा आज का आखिरी सवाल, for identification of likely contractors, the ministry or department should prepare a list of likely and potential contractors on the basis of formal or informal inquiries from other ministries or departments and organizations involved in similar activities, scrutiny of yellow pages and trade journal available website, etc. The number of identified contractors for issuing limited tender inquiry for estimated value of non-consulting services up to ₹10 lakhs। अगर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है 10 लाख और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम 6 होने चाहिए, नॉट लेस देन 6 कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए कम से कम, तभी उसको वो बिड मिल पाएगी। तो दोस्तों ये सवालों को बार बार करिए, पढ़ते रहिए, रिपीट करिए और मेरे चैनल का ये जो वीडियो है इसको पूरा देखिए, रिपीट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो कुछ दिनों बाद आप भूल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, और जो भी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी कोई आपके सुझाव हैं तो वो सादर आमंत्रित है। कोई भी सुझाव हो मुझे बताइए, या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी बताइए। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ और आपका फ़ायदा हो सके। और दोस्तों हम सबको साथ में मिलके ही आने वाली एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।